दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां चालाकी और ताकत का खेल चरम पर है। आई शैल सील द हेवंस के चैप्टर 13 में मैंगहाओ का सामना होता है एक ऐसे दुश्मन से जो उसकी असली शक्ति को बिल्कुल नहीं समझता है। यह है काओ यांग की कहानी, एक ऐसा बुली जो सोचता है कि वो किसी को भी दबा सकता है। लेकिन क्या होता है जब वो गलत इंसान को टारगेट करता है? ये एक ऐसा इनकाउंटर है जो कल्टीवेशन की दुनिया में पावर डायनामिक्स की रियलिटी को बेनकाब करता है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अंडर एस्टिमेशन सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। मैंगहाओ पिछले 2 महीनों में आउटर सेक्ट में एक फेमस व्यक्ति बन चुका था। उसकी रेपुटेशन अब तक पहुंच चुकी थी कि लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं था, ये था सिस्टमैटिक प्लानिंग और कैलकुलेटेड रिस्क का रिजल्ट। हर पिल ट्रांजैक्शन, हर नेगोशिएशन, हर एनकाउंटर ने उसकी इमेज को शेप किया था। ये जर्नी फैसिनेटिंग थी क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया था। पहले वो एक अननोन डिसाइपल था, पर क्लेवर बिजनेसमैन बना और अब वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन रहा था। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। आज वो एल्डर सिस्टर जू के साथ था, जिसकी इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस का फायदा उठा के वो हीलिंग पिल्स खरीदने गया था। ये स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी क्योंकि एसोसिएशन की पावर को समझना कल्टीवेशन वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। राइट कनेक्शंस आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। एल्डर सिस्टर एक्सू की रेपुटेशन इतनी डरावनी थी कि लोग उसे देखकर ही कांप जाते थे। वो एक लिविंग लेजेंड थी आउटर सेक्ट में। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी कोल्ड ऑरा इतनी इंटेंस थी कि जब वो किसी मार्केट एरिया से गुजरती थी तो वेंडर्स ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसेस कम कर देते थे। उसकी प्रेजेंस में एक ऐसी एनर्जी थी जो लोगों की सोल को फ्रीज कर देती थी। ये नेचुरल इंटिमिडेशन था, कोई एक्टिंग नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस प्योर डोमिनेंस। मैंगहाओ ने सोचा था, काश वो इतनी कोल्ड नहीं होती, वरना मैं उससे शादी करने के बारे में सोच सकता था। यह थॉट उसके दिमाग में आई थी जब उसने देखा था कि कैसे सिर्फ उसकी प्रेजेंस से पूरा मार्केट डायनामिक्स बदल जाता था। यह पावर का एक यूनिक फॉर्म था, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। उस दिन मैंगहाओ ने ना सिर्फ हीलिंग पिल्स का सौदा किया, बल्कि अपने पुराने कॉपर मिरर के मामले को भी रिजॉल्व कर लिया। ये कॉपर मिरर का इशू महीनों से पेंडिंग था, एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट जिसमें कई पार्टीज इन्वॉल्व थी। नॉर्मली इस तरह के केसेस को सेटल करने में वीक्स लग जाते हैं, लेकिन एल्डर सिस्टर एक्सो की प्रेजेंस की वजह से सब कुछ मिनट्स में रिजॉल्व हो गया। ये था पावर ऑफ एसोसिएशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। जब आप राइट पर्सन के साथ होते हैं तो पूरी दुनिया आपको डिफरेंटली ट्रीट करती है। वेंडर्स ने ना सिर्फ रीजनेबल प्राइसेस ऑफर किए, बल्कि कुछ ने तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी दिए सिर्फ एल्डर सिस्टर एक्सो को प्लीज करने के लिए। ये देखकर मैंगहाओ को समझ आया कि रेपुटेशन कितनी वैल्यूएबल करेंसी है इस वर्ल्ड में। अब मैंगहाओ का अगला लक्ष्य था की कॉन्डेंसेशन के 5th लेवल तक पहुंचना। वो अपने मन में सोच रहा था, मैं 3rd लेवल के पीक से सिर्फ 1 कदम दूर हूं। अगर मैं 5th लेवल तक पहुंच जाऊं तो मैं विंड वॉकिंग टेक्निक सीख सकूंगा। ये टेक्निक कितनी पावरफुल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि एल्डर ब्रदर वांग टैंगफे इसका इस्तेमाल करके जमीन से 7 इंचेस ऊपर होवर कर सकते थे। ये साइट देखना एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग था। जब कोई डिसाइपल हवा में फ्लोट करता था तो ये डिवाइन पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन लगता था। विंड वॉकिंग टेक्निक सिर्फ एक मूवमेंट स्किल नहीं थी, ये था स्टेटस का सिंबल। जब कोई डिसाइपल इस टेक्निक को मास्टर कर लेता था तो उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी। आउटर सेक्ट में 5th लेवल का होना मतलब था कि आप एक तरह के लॉर्ड बन जाते थे। ये लेवल अचीव करने वाले डिसाइपल्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, बेटर कल्टीवेशन रिसोर्सेज, प्रायोरिटी एक्सेस टू टेक्निक्स और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट वो चीज थी जिसके लिए हर डिसाइपल तड़पता था। 5th लेवल डिसाइपल्स को जूनियर डिसाइपल्स के सामने स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स मिलते थे, उन्हें बेटर क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जाता था और उनके ओपिनियंस को सीरियसली कंसिडर किया जाता था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक होता था। एक दिन आप ऑर्डिनरी डिसाइपल होते थे, नेक्स्ट डे आप रिस्पेक्टेड अथॉरिटी बन जाते थे। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती थी। ये एनर्जी नेचुरली अब्सॉर्ब करने में ईयर्स लग सकते थे, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स के साथ ये प्रोसेस को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट किया जा सकता था। हर स्पिरिट स्टोन में कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिचुअल एनर्जी होती थी जो कल्टीवेशन को बूस्ट कर सकती थी। लेकिन ये स्टोन्स एक्सपेंसिव थे और मैंगहाओ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन की कॉस्ट कई मंथ्स की सेविंग्स के बराबर होती थी। इसीलिए ज्यादातर डिसाइपल्स को ईयर्स लग जाते थे अपने कल्टीवेशन लेवल को एडवांस करने में। ये इकोनॉमिक बैरियर था जो टैलेंट को लिमिट करती थी। तो वो वापस प्लेटू पे गया अपनी पिल्स बेचने के लिए। ये प्लेटू एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था।
यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता था और पोटेंशियल कस्टमर्स की कमी नहीं थी। ये एरिया स्पेसिफिकली बिजनेस एक्टिविटीज के लिए डेजिग्नेटेड था और यहाँ का एटमॉस्फेयर बसलिंग मार्केट जैसा था। डिफरेंट टाइप्स के वेंडर्स यहाँ अपनी स्टॉल्स लगाते थे। कोई वेपन्स बेचता था, कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स, कोई रेयर हर्ब्स। मेंग हाउ का पिल बिजनेस यहाँ वेल एस्टैब्लिश था और उसकी रेगुलर कस्टमर बेस भी बन गई थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक पुराना कस्टमर उसे देखकर डर से कांप रहा था। ये कस्टमर पहले कभी उससे पिल्स खरीदा था, लेकिन उस टाइम मेंग हाउ की रेपुटेशन अभी इतनी इंटिमिडेटिंग नहीं थी। अब सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट था। उस कस्टमर के चेहरे पर टेरर क्लियर था। वो जानता था कि अब मेंग हाउ कोई ऑर्डिनरी पिल सेलर नहीं रहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मेंग हाउ को एहसास हुआ कि उसकी रेपुटेशन कितनी मजबूत हो चुकी है। कस्टमर की बॉडी लैंग्वेज से क्लियर था कि वो क्विकली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना चाहता था और वहां से एस्केप करना चाहता था। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पावरफुल था। जब लोग आपको फियर करते हैं तो बिजनेस नेगोशिएशंस ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाते हैं। लोग आर्ग्यू करने की हिम्मत नहीं करते, प्राइसेस पर बार्गेन नहीं करते और क्विकली ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर देते हैं। ये था मेंग हाउ की स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, रेप्यूटेशन को वेपन की तरह यूज करना। फियर बेस्ड बिजनेस मॉडल एफिशिएंट होता है क्योंकि ये टाइम सेव करता है और प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करता है। लेकिन इसका डाउनसाइड ये था कि कस्टमर्स जेन्युइन लॉयल्टी डेवलप नहीं करते, वो सिर्फ फियर की वजह से बिजनेस करते हैं। लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। पब्लिक जोन में एक नया चेहरा दिखाई दिया, काओ यांग। ये व्यक्ति नोटोरियस था अपनी बुलिंग के लिए। उसकी रेपुटेशन पूरे आउटर सेक्ट में फैली हुई थी। वो वीक डिसाइपल्स को टारगेट करता था और उनसे फोर्सफुली रिसोर्सेज छीनता था। उसका मोडस ऑपरेंडी सिंपल लेकिन इफेक्टिव था, इंटिमिडेशन थ्रू वायलेंस। वो अपने विक्टिम्स को सिस्टमैटिकली सेलेक्ट करता था, यूजुअली उन डिसाइपल्स को टारगेट करता था जो अलोन होते थे और जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं होती थी। वो पीक ऑफ सेकंड लेवल ची कॉन्डेंसेशन पे था, जो कि डिसेंट लेवल था, लेकिन उसका असली कॉन्फिडेंस उसके कजन लू होंग से आता था। लू होंग कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं था, वो लो लेवल पब्लिक जोन का नंबर 1 डिसाइपल था। ये टाइटल इजीली अचीव नहीं होता था। इसके लिए एक्सेप्शनल फाइटिंग स्किल्स, हाई कल्टिवेशन लेवल और पॉलिटिकल कनेक्शंस की जरूरत होती थी। लू होंग के पास ये सब था और उसकी रेपुटेशन टेरिफाइंग थी। उसने काउंटलेस बैटल्स जीते थे, पावरफुल एनिमीज को डिफीट किया था और अपनी पोजीशन को फर्मली एस्टैब्लिश किया था। उसकी फाइटिंग स्टाइल ब्रूटल थी और उसकी टेक्निक्स डेवस्टेटिंग थी। इसी बैकिंग की वजह से काओ यांग को लगता था कि वो किसी को भी इंटिमिडेट कर सकता था। ये था क्लासिक केस ऑफ बोरोड पावर, जब कोई अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटी से ज्यादा पावरफुल कनेक्शंस के बेसिस पर ऑपरेट करता है। काओ यांग की साइकोलॉजी ये थी कि वो अपने कजन के नेम का यूज करके इजी टारगेट्स को एक्सप्लॉइट करता था। उसका अप्रोच सिस्टमैटिक था, पहले विक्टिम को आइसोलेट करना, फिर लू हॉन्ग का नेम मेंशन करना और फिर डिमांड्स करना। अब तक ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही थी क्योंकि ज्यादातर डिसाइपल्स कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना प्रेफर करते थे। काओ यांग ने मेंग हाओ को देखा और सोचा कि एक इजी टारगेट है। सरफेस पर देखने से मेंग हाओ एक ऑर्डिनरी पिल सेलर लगता था, कोई इंटिमिडेटिंग फिजिकल प्रेजेंस नहीं, कोई फ्लैशी कल्टिवेशन डिस्प्ले नहीं। वो नहीं जानता था कि मेंग हाओ की असली कैपेबिलिटीज क्या थीं। कल्टिवेशन की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप किसी का ची कंडेंसेशन लेवल तभी देख सकते हैं जब वो 7th लेवल पर हो। इससे कम लेवल्स पर यह विजिबल नहीं होता। ये नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था जो वीक कल्टिवेटर्स को स्ट्रॉन्ग वन से हाइड करने में हेल्प करती थी। ये लिमिटेशन बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कॉज बनती थी। स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को वीक समझ लिया जाता था और वीक कल्टिवेटर्स को स्ट्रॉन्ग समझने की मिस्टेक्स भी होती थी। ये एम्बिग्विटी मेंग हाओ के फेवर में काम कर रही थी। उसका ट्रू पावर लेवल हिडन था, जिसे अपोनेंट्स उसे अंडर एस्टिमेट करते थे। ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था जिसका वो इफेक्टिवली यूज कर रहा था। अपने हम्बल अपीयरेंस को मास्क की तरह यूज करना ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। काओ यांग ने अपने डोमिनेटिंग एटीट्यूड दिखाते हुए मेंग हाओ के पास जाकर कहा, जब मैं चीजें खरीदता हूं तो मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं होती। अपनी सारी मेडिसिनल पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स मुझे दे दो। अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। उसका टोन एरोगेंट था और उसकी बॉडी लैंग्वेज थ्रेटनिंग थी। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेंग हाओ डर जाएगा और इमीडिएटली कंप्लाई कर देगा। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि रेजिस्टेंस पॉसिबल है। ये सुनकर मेंग हाओ के चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल आई। ये स्माइल इनोसेंट लग सकती थी, लेकिन इसमें कुछ डेंजरस था। वो जानता था कि ये मोमेंट आ गया है जब उसे अपना हम्बल स्कॉलर का मास्क उतारना होगा। अब तक वो डेलिबरेटली लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था, लेकिन काओ यांग ने उसे एक पोजीशन में डाल दिया था जहां एक्शन लेना जरूरी था। ये स्माइल प्रेडिटर की स्माइल थी, काम, कैलकुलेटेड और डेडली। उसने काम वॉइस में कहा, इस प्लेटो पर मैं ही सेज हूं। ये स्टेटमेंट सिंपल लगता था, लेकिन इसमें अंडरलाइंग थ्रेट था। मेंग हाओ अपनी टेरिटरी को क्लेम कर रहा था और काओ यांग को वार्निंग दे रहा था कि यहां रूल्स वो बनाता है। उसका टोन कैजुअल था, लेकिन वर्ड्स में स्टील था। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत थी। काओ यांग को लगा कि ये कोई वीक डिसाइपल है जो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने अग्रेसिव होकर कहा, क्या बुली है ये?
उसे लगा कि मंग हाउ सिर्फ ब्लफिंग कर रहा है और एक्चुअली में कोई रियल पावर नहीं है। ये था उसकी बिगेस्ट मिस्टेक। उसने सिचुएशन को कंप्लीटली मिसरीड कर दिया था। उसका एरोगेंस उसकी जजमेंट को क्लाउड कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किससे मेस कर रहा है। मंग हाउ की जर्नी अब तक चैलेंजेस और डेंजर्स से भरी हुई थी। उसने लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस फेस किए थे, पावरफुल एनिमीज से लड़ा था और हर एनकाउंटर से स्ट्रॉन्गर बना था। उसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस एक्सटेंसिव थी और उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स शार्प थी। काओ यांग जैसे स्मॉल टाइम बुलीज उसके लिए कोई रियल थ्रेट नहीं थे। वो जानता था कि कैसे एफिशिएंटली और ब्रूटली एनिमीज को हैंडल करना है। अचानक मंग हाउ का पूरा डिमीनर बदल गया। उसकी आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट आई और उसने कहा, सेजेस ने कहा है कि अगर तुम बिना पैसे दिए चीजें लेते हो तो तुम मौत को इनवाइट कर रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन शॉकिंग था। एक मोमेंट में वो हम्बल पिल सेलर से डेंजरस प्रेडेटर बन गया था। उसकी ऑरा कंप्लीटली चेंज हो गई थी और एयर में टेंशन फील होने लगी थी। इससे पहले कि काओ यांग कुछ समझ पाता, मेंग हाउ ने उस पर ब्रूटल अटैक किया। यह अटैक इतना स्विफ्ट और पावरफुल था कि काओ यांग को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मेंग हाउ की मूवमेंट्स प्रिसाइज थीं, कैलकुलेटेड थीं और डेविस्टेटिंग थी। उसका स्ट्राइक परफेक्टली एम्ड था, मैक्सिमम डैमेज के लिए डिजाइंड। यह अटैक इतना पावरफुल था कि काओ यांग को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। वो जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ और चीखने लगा। उसकी स्क्रीम्स पूरे एरिया में एको हो रही थीं। ये मोमेंट सबके लिए शॉकिंग था। जो लोग नियर बाय थे वो स्टैंड रह गए। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सीमिंगली पीसफुल पिल सेलर इतना वायलेंट हो सकता है। मेंग हाउ की फाइटिंग स्टाइल ब्रूटल थी, लेकिन कंट्रोल भी थी। वो एग्जैक्टली जानता था कि कितना फोर्स अप्लाई करना है। ये प्रिसीजन एक्सपीरियंस्ड फाइटर का साइन था। लेकिन मेंग हाउ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने काओ यांग को मर्सिलेसली ट्रैम्पल किया, हर स्टेप के साथ उसे सेजेस के कोड सुनाते हुए। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, फिजिकल पेन के साथ साथ मेंटल डोमिनेशन भी। काओ यांग की स्क्रीम्स पूरे एरिया में गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड की हार्श रियलिटी थी। स्ट्रेंथ थी, सब कुछ था, और वीक को कोई सिंपैथी नहीं मिलती थी। स्पेक्टेटर्स देख रहे थे, लेकिन इंटरफियर करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर कोड के साथ मेंग हाउ का फुट काओ यांग के बॉडी पर लैंड होता था। ये सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन था। मेंग हाउ सिर्फ फिजिकल पेन नहीं दे रहा था, बल्कि काओ यांग की डिग्निटी को भी क्रश कर रहा था। ये मेथड बहुत इफेक्टिव था, क्योंकि ये विक्टिम को कंप्लीटली ब्रेक कर देता था। फिजिकल वुंड्स हील हो जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लॉन्ग लास्टिंग होता है। टेरर से भरे हुए काओ यांग ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, मैम मैं कुछ मेडिसिन खरीदूंगा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला। ये मोमेंट उसके लिए कंप्लीट सरेंडर था। वो समझ गया था कि रेजिस्टेंस फ्यूटाइल है और सर्वाइवल के लिए कंप्लायंस जरूरी है। उसकी एरोगेंस कंप्लीटली शैटर हो चुकी थी। मेंग हाउ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जीनियल स्माइल के साथ बोला, तुमने पहले क्यों नहीं कहा था? जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टनिंग था। एक सेकंड में वो ब्रूटल वॉरियर से फ्रेंडली मर्चेंट बन गया था। ये एक्टिंग स्किल इंप्रेसिव थी और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पावरफुल था। ये दिखाता था कि वो अपने इमोशंस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मेंग हाउ की कनिंग यहीं खत्म नहीं हुई। उसने काओ यांग की हालत देखकर कहा, ब्रदर तुम्हारी करंट स्टेट देखकर लगता है कि एक मेडिसिनल पिल से सिर्फ टेम्पररी हेल्प मिलेगी। तुम्हारे बहुत एनिमीज हैं, क्यों ना तुम कुछ और पिल्स खरीद लो। ये स्टेटमेंट ब्रिलियंट था। वो थ्रेट को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा था। ये अप्रोच जीनियस था, क्योंकि ये फियर को प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। ये सुनकर काओ यांग और भी डर गया। उसे एहसास हो गया कि वो किसी ऑर्डिनरी पर्सन से नहीं, बल्कि एक डेंजरस और कनिंग इंडिविजुअल से डील कर रहा है। मेंग हाउ की ये स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। पहले ओपोनेंट को कंप्लीटली डिफीट करो, फिर उसे अपना कस्टमर बना दो। ये अप्रोच ना सिर्फ प्रॉफिटेबल था, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी एस्टैब्लिश करता था। ये दिखाता था कि मेंग हाउ ना सिर्फ फाइटर है, बल्कि स्ट्रेटेजिक थिंकर भी है। इस इंसिडेंट के बाद मेंग हाउ की रेपुटेशन और भी मजबूत हो गई। लोगों को पता चल गया कि वो सिर्फ पिल्स बेचने वाला कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है, बल्कि एक फॉर्मिडेबल फोर्स है जिससे मैस करना खतरनाक है। ये रेपुटेशन उसके बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल था। अब कोई भी उसकी प्राइसेस पे आर्ग्यू नहीं करता था। वर्ड क्विकली स्प्रेड हो गया कि मेंग हाउ को अंडर एस्टिमेट करना कॉस्टली मिस्टेक है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में अपीयरेंसेस कितने डिसेप्टिव हो सकते हैं। काओ यांग ने मेंग हाउ को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि वो उसकी ट्रू पावर को नहीं देख सका। सर्फेस पे मेंग हाउ एक हम्बल पिल सेलर लगता था, लेकिन अंडरनीथ वो एक डेंजरस वॉरियर था। लेकिन मेंग हाउ ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ फिजिकली पावरफुल है, बल्कि मेंटली भी बहुत शार्प है। उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन स्किल्स इंप्रेसिव थी। मेंग हाउ की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपने अपोनेंट्स को कंप्लीटली डोमिनेट करे, लेकिन फिर उन्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दे। ये अप्रोच न सिर्फ प्रैक्टिकल था, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत इफेक्टिव था। काओ यांग को अब हमेशा याद रहेगा कि मेंग हाउ से पंगा लेना कितना कॉस्टली हो सकता है। ये फियर बेस्ड लॉयल्टी क्रिएट करता था, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल था। ये मेथड सस्टेनेबल था, क्योंकि ये रिपीट कस्टमर्स क्रिएट करता था। इस इनकाउंटर के बाद मेंग हाउ को और भी कॉन्फिडेंस मिला। उसे पता चल गया कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपनी ट्रू नेचर को रिवील कर सकता है और किसी भी थ्रेट को हैंडल कर सकता है।
ये एक टर्निंग पॉइंट था उसकी जर्नी में, जहां उसने साबित किया कि वो सिर्फ एक क्लेवर बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक डेंजरस वॉरियर भी है। ये डुअल आइडेंटिटी उसे यूनिक एडवांटेज देती थी। आउटर सेक्ट में अब सभी को पता था कि मैंग हाओ के साथ खेलना आसान नहीं है। उसकी पिल्स की क्वालिटी तो पहले से ही फेमस थी, लेकिन अब उसकी फाइटिंग एबिलिटी भी सबके सामने आ गई थी। ये कॉम्बिनेशन, बिजनेस एक्यूमेन और फाइटिंग प्रावर्स, उसे एक यूनिक पोजीशन दे रहा था। वो न सिर्फ सक्सेसफुल मर्चेंट था बल्कि रिस्पेक्टेड वॉरियर भी था। ये रेपुटेशन उसे फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। काओ यांग का ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक हार्श लेसन था। उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ पावरफुल कजन की बैकिंग होना काफी नहीं है। अगर आप गलत पर्सन को टारगेट करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो सकते हैं। उसकी एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे इस ह्यूमिलेटिंग डिफीट तक पहुंचाया था। ये लेसन उसे हमेशा याद रहेगा और शायद वो फ्यूचर में अधिक कॉशियस रहेगा। मैंग हाओ के लिए ये इंसिडेंट एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे वो अपनी रेपुटेशन को मेंटेन कर सकता है। उसने दिखाया कि वो मर्सी दिखा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब अपोनेंट उसकी सुपीरियॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले। ये अप्रोच उसे फ्यूचर में भी काम आने वाला था। ये बैलेंस बिटवीन मर्सी और रूथलेसनेस था जो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जरूरी था। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये पावर डायनामिक्स को बहुत क्लियरली दिखाता है। कल्टीवेशन की दुनिया में रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है और मेंग हाओ ने ये बात बहुत इफेक्टिवली प्रूव की। उसकी कनिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उसे ना सिर्फ एक डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाला बल्कि उसे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर दिया। ये था ट्रू मास्टरी, जब आप एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आखिर में ये चैप्टर हमें ये लेसन देता है कि अंडर एस्टिमेशन कितनी डेंजरस हो सकती है। काओ यांग ने सोचा था कि वो इजीली मेंग हाओ को इंटिमिडेट कर सकता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी। मेंग हाओ ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ सर्वाइव कर सकता है बल्कि थ्राइव भी कर सकता है इस हार्श कल्टीवेशन वर्ल्ड में। ये एनकाउंटर एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे इंटेलिजेंस और प्रेपरेशन रॉ पावर को डिफीट कर सकते हैं। ये एनकाउंटर मेंग हाओ की जर्नी में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था जो उसे आगे की चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसकी रेपुटेशन अब सॉलिड फाउंडेशन पे खड़ी थी और वो कॉन्फिडेंट था कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस उसे फ्यूचर एनकाउंटर्स में एडवांटेज देगा, क्योंकि अब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करने से पहले ट्वाइस थिंक करेंगे। ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज इनवैल्यूएबल था कल्टीवेशन वर्ल्ड में।